Hello students, I am Namita Pant and I am with you with the syllabus of ECS second semester for Uttarakhand Polytechnic students. Today the topic that we'll be dealing with is listening as a tool of communication. This is a very important topic in your syllabus. आप लोग communication barrier हमने इससे पहले किया है, उसी में आपका ये भी टॉपिक आता है listening as a tool of communication. तो इसको हमने करना है. इसके साथ साथ दो और छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें एक है empathy, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, और एक है द रोल ऑफ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन. ये दोनों टॉपिक्स इसी के अंदर आ जाते हैं, तो इनको भी साथ साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लिसनिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन. सी द लाइन दैट आई हैव रिटन ओवर हियर बाय डॉक्टर राचेल नाओमी रेमन is the most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention. दिस इज अ वेरी बेसिक फैक्ट जिसको हम लोग ज्यादातर भूल जाते हैं. वेन वी आर इन कम्युनिकेशन विद अदर्स वी थिंक दैट आवर रोल इज ओनली टू स्पीक एंड नॉट टू लिसन, whereas it is just vice versa. If somebody is speaking to us, we should pay attention to that person. We should listen with our full attention to the person, so that he also feels that whatever he is speaking is important, and he also feels in a way respected. ठीक है, सो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कम्युनिकेशन एज स्पीकिंग. जैसे बोलना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में, वैसे ही सुनना उतना ही ज़रूरी होता है. तो इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे लिसनिंग और हियरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, ये भी देखेंगे हम आगे. तो आगे बढ़ते हैं, लिसनिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन सीखते हैं. ठीक है, See, listening as an important skill in communication. Listening is key to all effective communication. अभी तक हम बार बार जब पढ़ रहे थे तो हम क्या किस चीज को पढ़ रहे थे? स्पीकिंग को पढ़ रहे थे. आज हम पहली बार, और ये हमारे कुछ सिलेबस का भी दुर्भाग्य है कि कभी भी हमें लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई गई. स्पीकिंग की तो करवाएगी, स्पोकन इंग्लिश हाँ आप लोग देखते हैं, रीडिंग करवाना हमें सिखाते हैं, पर लिसनिंग कैसे करनी है, सुनना हमें कैसे है, वो हमें सिखाया नहीं जाता. सो कोई बात नहीं, आज हमें पता चलेगा लिसनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और कैसे ये एक इफेक्टिव टूल बन सकता है कम्युनिकेशन का. ये सारी चीजें इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन. विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेजेस आर इजिली मिसअंडरस्टूड. अगर हम ध्यान से ना सुने तो मैसेजेस क्या होंगे? मिसअंडरस्टूड. नेचुरली जब हम ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो समझ हमारी नहीं आएगा. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. If we are not listening to the sender of the message, then he can easily become frustrated. He or she can become easily frustrated or irritated. That's natural. अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, उससे सुनने वाला ही. वैसे भी देखो ना बच्चों, आपको एक और चीज मैं बताती हूँ. इंग्लिश मतलब जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो तीन चार चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एक होता है एल, एक होता है एस, एक होता है आर, एक होता है डब्ल्यू. LSRW रूल बोलते हैं इसे. LSRW मतलब क्या होता है? L से होता है लिसनिंग, S से होता है स्पीकिंग, R से होता है रीडिंग, और W से होता है राइटिंग. अब देखो, जब तक इसके लिए, स्पीकिंग के लिए कोई लिसनिंग नहीं हो रही है तो उस स्पीकिंग का कोई फायदा नहीं है. ऐसे ही जब राइटिंग के लिए कोई रीडिंग नहीं है, पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर उस राइटिंग का कोई फायदा नहीं है. यानी कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे, है ना. जब जहां पर लिसनिंग होगी वहां पर स्पीकिंग हो रही होगी, जहां पे रीडिंग होगी वहां पे नेचुरली कोई राइटिंग होगी. तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं. ठीक है, सो इसलिए अगर कोई स्पीकर हमारे सामने है तो एक लिसनर भी होना चाहिए. अगर लिसनर नहीं है तो स्पीकर इजीली फ्रस्ट्रेट हो सकता है. ठीक है, if there is one communication skill you should aim to master, then it is listening. अगर कोई communication skill को आपको master करने की जरूरत है तो वो listening है. ठीक, आगे देखिए. The purpose of listening, क्यों सुनना चाहिए, उसका purpose क्या है? Listening serves a number of possible purposes, and the purpose of listening will depend on the situation and the nature of communication. In what situation are we in, and what is the nature of that communication? Both these things will decide what the purpose of listening should be. If it is a personal conversation, then the purpose of listening will be one different thing. And if it is a formal
communication, then the purpose of listening will be different. ठीक है, to specifically focus on the message being communicated, avoiding distractions and preconceptions. क्या purpose है उसका? कि हम मैसेज पर स्पेसिफिकली फोकस कर सकें, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड कर सकें, और हमारे जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे पहले से ही सोचे हुए हमने सोच के चले हैं किसी चीज के बारे में, उसको हम हटा सकें. ठीक है, टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यूज एंड आइडियाज. जो भी स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं या आइडियाज हैं, उनका सही सही अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाए, इसलिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है. ये इसका पर्पस है. ठीक है, टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल. सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होते हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स? ऐसे सिग्नल्स जो लैंग्वेज में विदाउट, नॉन वर्बल मीन्स होता है विदाउट यूजिंग लैंग्वेज. ऐसे सिग्नल्स जिसमें हम लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं. ठीक है, विदाउट यूजिंग लैंग्वेज, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स. तो ऐसे नॉन वर्बल सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? ऐसे नॉन वर्बल सिग्नल्स वो हो सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्पीकर जो है वो कुछ बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई ऐसी स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज है जिससे वो बोल रहा है, या मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, कंधे उचकाना, आंखों के इशारे करना, या फिर हाथों से इशारे करना, ये सारे क्या होते हैं? नॉन वर्बल सिग्नल्स कहलाते हैं. ठीक है, सो the listener should also observe the non-verbal signals accompanying what is being said to enhance understanding. जब वो बोल रहा है और साथ साथ में कुछ ऐसे non-verbal signals भी दे रहा है, तो हमको क्या होगा उससे? अगर हम उसे अच्छे से वॉच कर रहे होंगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो हमें वो सारी की सारी बात सही सही समझ आ जाएगी. ठीक है, टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन. अगर हम लिसन, इफ वी आर लिसनिंग टू द पर्सन, देन वी आर ऑल्सो शोइंग आवर इंटरेस्ट, आवर कंसर्न एंड ऑल्सो आवर कॉन्सेंट्रेशन. तीनों ही चीजें हमारी वहां पर इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, टू एनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुली, ओपनली एंड ऑनेस्टली. स्पीकर को हम, अगर हम सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, तो इससे स्पीकर जो है वो एनकरेज होता है. ठीक है, वो ओपनली और ऑनेस्टली अपनी बातें हमें बता पाता है. टू डिवेलप अ सेल्फलेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अपना ध्यान उतना नहीं करा, स्पीकर का ध्यान ज्यादा किया, हमने उसे पहले रखा. ठीक है, हमने उसे इंपॉर्टेंस दी. तो लिसनिंग अगर हम कर रहे होते हैं तो इससे हम अपने आप को सेकेंडरी बना करके बोलने वाले को प्राइमरी पोजीशन देते हैं और उसकी वैल्यू को थोड़ा सा इनहैंस करते हैं. ठीक है, बढ़ाते हैं. टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड एग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द व्यूज ऑफ बोथ साइड्स. हम क्या करते हैं, जब भी लिसनिंग हो रही होती है, जब भी हम सुन रहे होते हैं किसी को ध्यान से, तो हम एक शेयर्ड और एग्रीड अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हैं. हम जब उसके व्यूज को सुन लेते हैं, हम अपना फीडबैक देते हैं, तो इससे क्या होता है? दोनों साइड्स एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाते हैं. ठीक है, दोनों के बीच में अच्छी समझ बढ़ती है. ठीक, आगे देखिए, कॉमन फॉल्ट्स इन इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रास्ते को रोक सकती हैं, फॉल्टी बन सकती हैं, या कम्युनिकेशन में बैरियर ला सकती हैं? क्या है वो देख लेते हैं. ट्राइंग टू लिसन टू मोर देन वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम. नेचुरली जब आप एक से ज्यादा चीजों को इकट्ठा सुनोगे तो क्या होगा? आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा, आप कॉन्सेंट्रेट एक चीज पर नहीं कर पाओगे. सो दैट विल बी अ फॉल्ट. ठीक है, ये एक फॉल्ट हो जाएगा इफेक्टिव लिसनिंग में. यू फाइंड द कम्युनिकेटर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव. दोनों ही चीजें हैं यहां पर. देखो, जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमेशा रेडियो पे न्यूज सुननी चाहिए. क्यों बोलते होंगे ऐसा? मुझे, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि जब हम टीवी पे देख रहे होते हैं, या जब हमारे विजुअल एड्स भी साथ में होते हैं, मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों चल रहा होता है, तो कभी क्या होता है, ऑडियो पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना विजुअल पर चला जाता है. मतलब हम देखने में बिजी हो जाते हैं, ड्रेस देखने लग जाते हैं, व्यक्ति को देखने लग जाते हैं, तो उससे हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. तो अगर कोई कम्युनिकेटर जो है, अगर कोई सेंडर ऑफ द मैसेज जो है वो अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, तो हमारा ध्यान उस पर ज्यादा चला जाता है बजाय कि जो वो मैसेज दे रहे हैं उस पर. तो ये भी एक फॉल्ट बन जाता है वहां पर. ठीक है, सो व्हेन वी आर लिसनिंग, आवर फोकस शुड बी ऑन द ईयर्स एंड द स्पोकन वर्ड्स एंड नॉट ऑन द विजुअल इफेक्ट्स ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज. जो मैसेज का सेंडर है उस पर विजुअली ना देख करके उसको सुनने की हमें कोशिश करनी है, तो इफेक्टिव लिसनिंग ये होगी. ठीक है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. एक और क्या फॉल्ट हो सकती है कि हम टॉपिक या इश्यू पर इंटरेस्टेड ही नहीं है. जो भी टॉपिक पर बात चल रही है हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, तो ये भी एक फॉल्ट हो गया. ठीक है, not focusing and being easily distracted. We are not able to focus our attention to the topic. We are not able to have complete concentration on the things that are being discussed over there, so we become distracted.
ठीक है, दिस ऑल्सो कम्स टू बी अ फॉल्ट. फीलिंग अनवेल और टायर्ड, इफ वी आर नॉट फिजिकली वेल, इफ वी आर टायर्ड, देन ऑल्सो वी लैक द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. तो हमारी इफेक्टिव लिसनिंग हो नहीं पाएगी बिकॉज हम फिजिकली प्रॉब्लम में हैं. ठीक है, सिंपैथाइजिंग रादर दैन एम्पैथाइजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये आगे हम डिस्कस करेंगे सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है. सिंपैथी मींस फीलिंग तो अच्छी होती है बट आजकल इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं मानते हैं. सिंपैथी एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमें बुरा तो लग रहा है दूसरे के लिए बट एट द सेम टाइम वी आर थैंकफुल कि ये प्रॉब्लम हमें नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट दैट वी आर फीलिंग द पेन ऑफ दैट पर्सन. हम उस पर्सन के पेन को नहीं फील कर रहे, हम सिर्फ उसे सहानुभूति दे रहे हैं और साथ साथ में एक अंदर से एक फीलिंग भी आ रही है कि थैंक गॉड हम ये नहीं झेल रहे. इसे सिंपैथी बोलते हैं. एम्पैथी क्या होता है? व्हेन वी फील द पेन ऑफ द पर्सन, फीलिंग व्हाट द अदर फील्स, इसको एम्पैथी बोलते हैं. ठीक है, फीलिंग व्हाट, मैं लिख देती हूं यहां पर ताकि ये कभी फ्यूचर रेफरेंस में हमारे काम आ जाए. वैसे अभी हम आगे आएगा, ये हम टॉपिक डील करेंगे. फीलिंग व्हाट अदर्स फील, जो दूसरे लोग फील कर रहे हैं उसी को फील करना इज नोन एज एम्पैथाइजिंग. मतलब अगर कोई पेन में है तो हमें भी वो पेन महसूस हो अगर, तो उसे बोलते हैं एम्पैथाइजिंग, एम्पैथी बोलते हैं उसे. ठीक है, यू आर प्रेजुडिस्ड और बाय, अगर हम सिंपैथी की, पहले ये वाले टॉपिक को देख लेते हैं. अगर हम किसी के प्रति सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं बजाय की एम्पैथी रखने के, तो भी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है. ठीक है, यू आर प्रेजुडिस्ड और बायस, मतलब आपका झुकाव एक ओर है, आपके व्यूज फिक्स्ड हैं, आपने सोच लिया जो मैं सोचता हूं वो सही है, तो वहां पर भी इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी क्योंकि आप सुनते जाओगे लेकिन आप सोचोगे कि नहीं ये तो जो भी बोल रहे हैं वो गलत है. ठीक है, यू आर मेकिंग जजमेंट्स, एक और चीज कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन आप साथ साथ में ये भी डिसाइड करते जा रहे हो कि ये सही बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है, आप जज करते जा रहे हो उसे. ठीक है, तो ये भी इफेक्टिव लिसनिंग में फॉल्ट होता है. प्रीऑक्यूपेशन, आपका दिमाग कहीं बिजी है. प्रीऑक्यूपेशन मींस बिजी विद समथिंग, है ना, आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, आप तो अपने दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी चल रही है. तो दैट इज ऑल्सो अ फॉल्ट, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग. ओके, दिस कॉमन फॉल्ट्स इन इफेक्टिव लिसनिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. ये क्वेश्चन अगर अब कभी एग्जाम में आए तो आप इसे बैरियर के फॉर्म में भी ये दिख सकता है आपको वहां पे क्वेश्चन, वो भी आंसर यही सेम होगा इसका. हैविंग अ क्लोज्ड माइंड, क्लोज्ड माइंड मीन हमारा दिमाग बिल्कुल बंद है, हमने सोचा है बाहर की चीजें हमें सुननी ही नहीं है. ठीक है, हमें उसे समझना ही नहीं है, जो भी वो बोल रहे हैं हम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, ये जो सामने बोल रहा है ये बिल्कुल बकवास है. ये आइडिया होना भी क्लोज माइंड कहलाता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज बैरियर इन इफेक्टिव लिसनिंग. ठीक है, आगे देखते हैं. सी दिस, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग. लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? इंपॉर्टेंट थिंग्स. हियरिंग इज द एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड एंड रिसीविंग साउंड वेव्स और वाइब्रेशन थ्रू योर ईयर्स. आपके कानों में साउंड आ जा रही है, बस आप बहरे नहीं हो, आपको सुनाई नहीं देता है ऐसा नहीं है, तो जो भी साउंड आपके कान में आ रही है दैट इज कॉल्ड हियरिंग. ठीक है, और लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज द एक्ट ऑफ हियरिंग अ साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर. आपको केवल सुनना ही नहीं है बल्कि उसे अंडरस्टैंड भी करना है, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड लिसनिंग. ठीक है, हियरिंग देखो, हियरिंग इज वन ऑफ द 5 सेंसेस एंड इट जस्ट हैपेंस ऑल द टाइम वेदर यू लाइक इट और नॉट, अनलेस यू हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम. जब तक आपको कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, आपके 5 सेंसेस जो है ना हमारे, हियर हो गया, हियरिंग हो गया, टचिंग हो गया, सीइंग हो गया, है ना, फीलिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं. तो इसमें से 5 सेंसेस में से एक है ये. ठीक है, तो ये बस just happens, it just happens, you don't have to make an effort to hear whatever sound waves come to your ear, that is hearing. ठीक है, whereas listening requires concentration so that your brain processes meaning from the words and sentences. listening के लिए क्या चाहिए? आपको concentration चाहिए ताकि आपका brain जो है process कर सके जो भी words और sentences बोले जा रहे हैं. जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूं आपके सामने, आपको साथ साथ में attention, बहुत concentration की जरूरत है ताकि जो मैं बोल रही हूं वो आपकी समझ में आ जाए. ठीक है, हियरिंग सिंपली हैपेंस, है ना, ये सिंपली हो जाती है, आपके कानों में साउंड वेव्स पड़ती हैं, आपको सुनाई दे जाता है. एंड वेयर एज लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग, जबकि लिसनिंग से क्या होता है? लर्निंग होती है, मतलब आप सीखते हैं, बिकॉज यू आर पुटिंग योर अटेंशन टू वट एवर इज बीइंग सेड. जो भी कहा जा रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हो, तो उससे क्या होगा? लर्निंग होगी. ठीक है, हियरिंग इज अ स्किल वेयर यू यूज योर ईयर्स ओनली. it is one of the 5 senses. There in hearing you are using only your ears. Listening uses different senses like the sense of hearing, seeing or sense of touch.
इवन योर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लिसनिंग, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हो, आप देख भी रहे हो, आप टच का भी, आपको सेंस ऑफ टच भी आ रहा है, और साथ में आप उसे ग्रास्प करने की भी कोशिश कर रहे हो, आपका अटेंशन भी उधर है, सो दैट योर माइंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, हियरिंग इज एन इनवॉलंटरी एक्ट, इनवॉलंटरी है क्योंकि साउंड वेव नेचुरली आपके कान में पड़ जा रहे हैं, तो आप चाहो या ना चाहो, जैसे हम सांस लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता, ऐसे ही साउंड वेव्स हमारी कान में आ रही हैं, बस आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। सो दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्ट, यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट टू लिसन टू हियर, है ना, योर ईयर्स सिंपली रिसीव वाइब्रेशंस, whereas listening is a skill that lets the sound you hear go through your brain to process the meaning of it, है ना। लिसनिंग में क्या होता है, साउंड वेव्स आपके कानों में तो पड़ती ही हैं, साथ में क्या होता है, आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है ताकि उसका मीनिंग वो समझ सके। ठीक है, that is a physiological activity, physiological means physical activity hai, that is a psychological activity, listening is a psychological activity because your brain is also involved, you are thinking at the same time, your attention, full attention and concentration is on the words of the speaker, तो it is a psychological activity. Then it is subconscious level, मैंने आपको बोला involuntary है, आपको पता ही नहीं चलता, सांस ले रहे हो जैसे वैसे ही हियरिंग भी होती है, इट इज एट सबकॉन्शियस लेवल, वेयर एज लिसनिंग इज प्योरली अ कॉन्शियस एक्टिविटी, आप ध्यान दोगे तभी ही वो लिसनिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, here concentration in hearing, concentration is not required, there a lot of concentration and attention is required. So these are the basic differences. ये as a form of question भी आपके एग्जाम में आ सकता है, what is the difference between hearing and listening. So if you try to remember the points here, you will be able to write the answer over there. 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बारी ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पुअर लिसनिंग हैबिट्स, हमारी कुछ पुअर लिसनिंग हैबिट्स क्या क्या हैं। इनअटेंटिवनेस, इनअटेंटिवनेस मींस लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन मे बी कॉल्ड इनअटेंटिवनेस। आपको जैसे भी समझ आए इसको वैसे आप समझ लीजिए, दिस इज ए। ओके, फेकिंग अटेंशन और स्यूडो लिसनिंग, आप दिखा रहे हो कि आप सुन रहे हो, फेक करना माने होता है शो ऑफ करना। ठीक है, आप शो ऑफ कर रहे हो कि आप सुन रहे हो, या स्यूडो मींस भी होता है फॉल्स, स्यूडो का दूसरा मीनिंग होता है फॉल्स लिसनिंग, मतलब आप दिखा रहे हो सिर्फ कि आप सुन रहे हो, एक्चुअली आपका ध्यान वहां नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो लिसनिंग। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन पुअर लिसनिंग हैबिट। फोकसिंग ऑन डिलीवरी, जैसे बोला जा रहा है, जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है उस पर ज्यादा ध्यान है, क्या बोला जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है, दैट इज फोकसिंग ऑन डिलीवरी। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ स्टाइल ही देखते रह जाओगे, जो मीनिंग है उसकी ओर आपका अटेंशन ही नहीं जाएगा, बिकॉज इट वाज सेड अर्लियर ना कि आप दो चीजों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, आप डिलीवरी पर ध्यान दोगे तो मीनिंग छूट जाएगा, तो इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब जैसे मान लो स्पोकन इंग्लिश की कोई कोर्स क्लास चल रही है, तो वहां पर तो आपने डिलीवरी पर ध्यान देना है, आपने देखना है कि कैसे कोई वर्ड को प्रोनाउंस करना है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब आपने ध्यान देना है। बट जहां पर मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वहां पर आप मीनिंग पर ध्यान दोगे, ना कि द वे ऑफ डिलीवरी पर। ठीक है, रिहर्सिंग, आप बीच बीच में खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दे रहे हो, मतलब आप खुद ही उसे रिहर्स अपने दिमाग में वापस रिवाइज सा कर रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, आगे की चीजें आपकी छूट जाएंगी। इंटरप्टिंग, यू आर इंटरप्टिंग द स्पीकर, तो उससे क्या होगा, बार बार जब आप इंटरप्ट करोगे तो एक तो उसका फ्लो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और दूसरा आप जब इंटरप्ट करोगे तो पिछला भी भूलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंटरप्ट करने के बदले हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने चाहिए जहां पे हमें डाउट अगर लगता है, और बाद में फिर हमें सवाल करने चाहिए इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग। दिस इज द करेक्ट प्रैक्टिस। ठीक है, हियरिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड, अब जो आप सुनना चाहते हो वही आप सुन रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं आप उसे अपने एंगल से समझना शुरू कर देते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पुअर लिसनिंग हैबिट, मतलब आपने अपने एंगल से उसे समझ लिया और आपने बोला हाँ ठीक है बस, ठीक है, तो यू वॉन्ट टू हियर ओनली वॉट यू एक्सपेक्ट, यू डोंट वॉन्ट टू हियर वॉट इज नॉट इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो नहीं है आप वो सुनना नहीं चाहते। ठीक है, अवॉइडिंग डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग मटेरियल, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, जो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या जो थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगता है उसकी ओर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, मान लो किसी को इंग्लिश से दिक्कत है तो नहीं सीखना चाहते, मैथमेटिक्स से दिक्कत है नहीं सीखना चाहते, स्कूल लेवल पर ऐसा होता है कई बार, है ना। तो व्हाट द गुड लिसनिंग हैबिट विल बी हियर, कि आपको जो अनइंटरेस्टिंग या जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो उसको भी आप कोशिश करो कि समझने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालो उस पर।
ठीक है। कुछ अगर क्वेरीज हैं आपकी या डाउट्स हैं, आप उसको भी नोट डाउन करो ताकि टीचर से या जो भी आपके सामने बोल रहे हैं उनसे आप बाद में पूछ सको। जब आप क्वेरीज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, सोचोगे उसके बारे में या ध्यान दोगे उसमें, तो नथिंग इज सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता कि आप उसे समझ ही ना सको। बीइंग डिफेंसिव, डिफेंसिव मतलब आपके जो पहले से आइडियाज हैं आप उन्हीं को डिफेंड कर रहे हो कि नहीं जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, आप नई चीज को सीखने से डर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बीइंग डिफेंसिव। और बीइंग ऑन द ऑफेंसिव इज आल्सो उसी का ऑपोजिट है बीइंग ऑन द ऑफेंसिव, कि सामने वाला जो भी बोल रहा है आप उसे गलत मान रहे हो और जो आप समझते हो वही सही है इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हो। इससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, और जहां आर्ग्यूमेंट बढ़ता है वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, हमेशा डिस्कशन पे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, आर्ग्यूमेंट से कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इट इज नेगेटिव इन नेचर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखना है हमने कि लिसनिंग स्किल्स को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू इवैल्यूएट योर करंट लिसनिंग स्किल्स टू करेक्ट द एरियाज यू कैन इंप्रूव इन। हियर आर सम स्टेप्स। नाउ we'll be looking at some of the steps to improve the listening skills. ठीक, let's see. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर। आपने देखा होगा जब हम स्पीकर को आंख में आंख डालकर देख रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट हमारा होता है, तो इट इज बट नेचुरल दैट आवर कॉन्सेंट्रेशन, आवर अटेंशन इज ऑल्सो विद द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब हम आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो उससे हमारा अटेंशन भी बनता है और स्पीकर को भी अच्छा फीडबैक आई कॉन्टैक्ट से मिलता है। ठीक है, सो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर। विजुअलाइज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। जब स्पीकर बोल रहा है तो उसे विजुअलाइज करके देखना चाहिए, मतलब उसे पिक्चर में देख लेना चाहिए कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लिमिट जजमेंट्स, जो भी आपके जजमेंट्स हैं, जो भी आपके खुद के व्यूज है ना किसी चीज के बारे में, उसे लिमिट करने की कोशिश करो, उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट नहीं करना, मैंने आपको बोला भी, इंटरप्शन से डिस्टर्ब हो जाता है फ्लो, तो आप बाद में पूछो जो भी आपने पूछना है। वेट फॉर अ पॉज, ये आगे आ गया ना, देखो अगला पॉइंट, वेट फॉर अ पॉज टू आस्क क्वेश्चंस। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद ही क्वेश्चंस पूछो। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको आप एक एक करके पूछो। एम्पैथाइज विद द स्पीकर, जो स्पीकर की फीलिंग है उसी फीलिंग को अपने आप को उसी कंडीशन में रख के देखो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, एम्पैथी होगी आपके मन में, और जब एम्पैथी होगी you'll पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द स्पीकर। जब आप स्पीकर के ही जैसे सोचने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उनकी कितनी एफर्ट लग रही है इसमें। ठीक है, तो आप अपने आप ही आपका अटेंशन ज्यादा हो जाएगा। पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज, वट एवर इज बीइंग सेड यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट इज नॉर्मल, बट वट एवर इज नॉन वर्बल, जहां पर भी नॉन वर्बल बातें, नॉन वर्बल कुछ आइडियाज आ रहे हैं, उनको भी आप ध्यान देने की कोशिश करो, बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, provide the speaker with feedback. If you give feedback to the speaker gets an idea that whatever he or she was speaking, that idea, that same idea, you were able to connect with that idea, ऐसा उनको लगेगा स्पीकर को। तो फीडबैक देना हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है, आपके लिए भी पॉजिटिव होता है और स्पीकर के लिए भी बड़ा एडवांटेजेस होता है वो। ठीक है, प्रैक्टिस लिसनिंग, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। जब सामने कोई बोल रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट एंड यू हैव टू लर्न इट, आपको सीखना है ये। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये मैं आपको जैसे बोल रही थी ना कि एक और छोटा टॉपिक है, व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी किसे कहते हैं? सी, एम्पैथी इज अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल। बाकी लोगों के हमारे सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में अगर हम अवेयर होते हैं, है ना, उसे कहते हैं एम्पैथी। इट इज अ की एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। नॉट ओनली IQ, एक जमाना था जब सिर्फ IQ को, माने इंटेलिजेंस कोशेंट को ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। आजकल SQ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, EQ बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ से आपको जॉब तो मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीजें आपको जॉब में सस्टेन करवाती हैं, आपको सस्टेनेबिलिटी देती है, मतलब आपको टिकाए रखती है वहां पे। आपकी इमोशनल को इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट बोला मैंने यहाँ पे, दैट इज अ वे टू एज्यूम हाउ मच इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, ये एक स्केल है जिससे पता चलता है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। ऐसे ही ये एक स्केल है जिससे पता चलता है आपका सोशल इंटेलिजेंस कितना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जॉब एरिया में।
ठीक है, वर्क फील्ड में जब आप जाओगे तो आईक्यू ही नहीं देखेंगे, आपका सोशल क्वोशंट, आपका इमोशनल क्वोशंट, ये सारा भी देखा जाता है। ठीक है, सो इट इज अ की एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, द लिंक बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपने और दूसरों के बीच में जो लिंक होता है ना, वो आपका कितना स्ट्रांग है, because it is how we as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves, because यही वो इंटेलिजेंस है जिससे हम सामने वाले के साथ ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं जैसे कि हम वो चीज खुद ही फील कर रहे हो। ठीक है, ये लिखा है ना, एज इफ वी वर फीलिंग इट आवरसेल्व्स, सामने वाले की फीलिंग्स को ऐसे समझना मानो कि हम वो चीज खुद ही फील कर रहे हो। एम्पैथी गोज फार बियॉन्ड सिंपैथी, सिंपैथी से बहुत आगे की चीज है ये, विच माइट बी कंसिडर्ड फीलिंग फॉर समवन। सिंपैथी का क्या मतलब होता है? किसी के लिए फीलिंग होना। एम्पैथी इंस्टेड इज फीलिंग विद दैट पर्सन, आप सामने वाले के साथ फील कर रहे हो। साथ फील करना मतलब वही फील कर रहे हो जो वो फील कर रहा है, दैट इज नोन एज एम्पैथी। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ इमेजिनेशन, आप अपने आप को उस कंडीशन में रख के देखते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, आगे देखो, वाई इज एम्पैथी सो इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? एम्पैथी इज द आर्ट ऑफ सीइंग द वर्ल्ड एज समवन एल्स सीज इट, कोई और जैसे इस दुनिया को देख रहा है उसकी नजर से देखना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज इन अ वे दैट मेक्स सेंस टू अदर्स, हम ऐसे फिर अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं जो सामने वाले की एकदम समझ आ जाता है। एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स व्हेन दे कम्युनिकेट विद अस, और जब बाकी हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो हम उन्हें आसानी से समझ भी पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उनकी कंडीशन में रख के देखते हैं। It is one of the foundational building blocks of great social interaction and quite obviously powerful stuff. It is because it is one of the foundational stones of social interaction. सोशली जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स आफ्टर ऑल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। सो हमको जब सोसाइटी में हम रहते हैं और हम उसे बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसे सामने वाला उसे समझ रहा होता है, देन इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल स्टफ। ओके, नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में जो है, दैट इज ह्यूमर। ह्यूमर का क्या मीनिंग है? नाउ ह्यूमर इज नॉट दैट ह्यूमर जो आज हम हल्के फुल्के में ले लेते हैं, फन है ना। ह्यूमर और फन में बहुत डिफरेंस होता है। ह्यूमर इज फन विद इंटेलिजेंस। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज फन या बीइंग फनी विद इंटेलिजेंस। ठीक है, बस प्योर खाली फन मजाक ही नहीं होता है, उसमें इंटेलिजेंस भी शामिल होती है। ठीक है, ह्यूमर कैन बी डिफाइंड एज अ स्किल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड अपलॉड समथिंग एब्सर्डली इनकंसिस्टेंट। जो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो, इनकंसिस्टेंट हो, है ना, जो थोड़ा सा अलग हो, उस कंडीशन में भी अगर हम समझ सके किसी चीज को, या हम एक्सप्रेस कर सकें, या फिर हम उसे प्रेज कर सके, अपलॉड कर सके माने प्रेज कर सके, तो वो ह्यूमर कहलाता है। मतलब किसी ऑकवर्ड कंडीशन में अगर हम चले जाएं और वहां पर भी हम अपने आप को एडजस्ट कर लें, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें या चीजों को समझ लें, तो उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमर बोलेंगे। इन इजी टर्म्स इट इज अ स्किल ऑफ पुटिंग फोर्थ अ डिफिकल्ट थिंग इन एन इजी वे एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब किसी मुश्किल चीज को भी आसान कर देना, ठीक है, और साथ साथ में उसे समझ भी लेना, दैट इज नोन एज ह्यूमर। ह्यूमर मोस्टली स्ट्राइक्स पीपल एज द एबिलिटी टू क्रैक अ जोक। अगर हम आसानी से समझें तो बोलते हैं जो आसानी से जोक वो बोल देते हैं ना, मजाक कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो ह्यूमरस आदमी है। हाउएवर फ्रॉम अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू टेक जोक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट में लेना कि केवल जोक क्रैक करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके ऊपर कभी कोई जोक हो रहा है तो आप उसे भी आसानी से ले सको, दैट इज ऑल्सो ह्यूमर। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ ह्यूमर ही है। ठीक, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में भी अगर आप आ जाओ, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगे या एक्सप्लेनेशन उसका ना हो, फिर भी वहां आप उसे लाइटली ले जाओ, ठीक है, उसे समझते हुए उसे लाइटली एंजॉय करते हुए ले जाओ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमर। ठीक है, पीपल हु हैव दिस स्किल टेंड टू बी अम्यूजिंग, प्रोवाइड प्लेजेंट कंपनी। वो लोग क्या होते हैं? जो लोग, जिन लोगों में ये ह्यूमरस क्वालिटी होती है, वो लोग अम्यूजिंग होते हैं, मतलब दे आर इंटरेस्टिंग पीपल, दे प्रोवाइड प्लेजेंट कंपनी, लोग उनके साथ रहने में अच्छा मानते हैं, एंड हैव दिस डिस्टिंक्ट एबिलिटी टू मेक एवरीवन लाफ। और वो क्या करते हैं? हर कंडीशन में
लोगों के चेहरे पर हंसी ले आते हैं। ह्यूमर इज मोस्टली परसीव्ड एज एन इनफॉर्मल स्किल, ये एक इनफॉर्मल स्किल माना जाता है, बट नाउ डेज इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल। लेकिन आजकल ये बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। बिकॉज क्या होता है, जब आप जॉब सिचुएशन में होते हो ना, जब आप वर्क फील्ड में होते हो, तो कई बारी बहुत सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं, तो वहां पे उसको लाइट, माहौल को थोड़ा सा, सराउंडिंग को थोड़ा सा लाइट करने के लिए भी आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमर वाली पोजीशन ला सकते हो। और अगर आप वो ले आए तो थोड़ा माहौल हल्का हो जाता है, काम करने में सब लोगों को थोड़ी सी आसानी फील होती है। तो ये ह्यूमर, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने क्यों पढ़ा ह्यूमर, इसलिए कि आजकल इसे वर्क फील्ड में भी बहुत यूज किया जा रहा है। पर्सनल तो आपको मालूम ही है, वन हु इज ह्यूमरस, वन हु हैज अ विट, जिसमें ये विजडम, ये विट होता है, वो हमेशा पर्सनल फील्ड में भी बड़ा सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, क्योंकि दैट पर्सन टेंड्स टू गिव अ प्लेजेंट कंपनी टू अदर्स, लोगों को उसकी कंपनी अच्छी लगती है। ठीक है, सो नॉट ओनली इन पर्सनल स्पेस बट ऑल्सो इन द वर्क फील्ड दिस ह्यूमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, इससे, ह्यूमर से लोगों की अटेंशन आपकी ओर आती है, स्ट्रेस में रिड्यूस होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, जब माहौल हल्का हो जाएगा तो नेचुरली स्ट्रेसफुल कंडीशन थोड़ी ईज ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, पर्सुएशन, आप किसी को मनाना चाहते हो, है ना, कोई चीज आप किसी को समझाना चाहते हो, तो वहां पर भी आपके लिए ये हेल्पफुल होता है अगर आप ह्यूमरस सिचुएशन ले आओ। ह्यूमर इन सेल्स, अगर आप अच्छे से सेल्स वाली जॉब में हो और वहां पे आप ह्यूमरस पुट ला करके कुछ प्रमोट करते हो अपनी चीज को, तो वो बड़ी लोगों की जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स यू इन इंटरव्यूज एज वेल। इट डजंट मीन यू हैव टू क्रैक अ जोक व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आप हो तो वहां पे आपको जोक सुनाना है, ये नहीं है। ह्यूमर मतलब यू हैव टू टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, इंटेलिजेंटली आंसर करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमर। ठीक है, to conclude, we can say that one can substantially improve his or her humor skills in by keeping in mind the aforementioned points. जो पीछे points बोले हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम अपने humorous skills को improve कर सकते हैं. Being aware of the environment generally helps in observing the funny side of things. अगर हम अपनी environment को अच्छे से observe करें तो हम हर चीज का कोई funny part ढूंढ सकते हैं. ठीक है, और अगर हमने funny part ढूंढ लिया तो हम easily उसको समझ लेंगे. ठीक है, इन एडिशन वन शुड ऑल्सो हैव अ क्लियर माइंड सिंस इट हेल्प्स इन फोकसिंग. हमारा क्लियर माइंड होना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, फोकस करने में हमें आसानी मिलती है. ठीक है, बाय इंप्रूविंग सच स्किल्स एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म बेटर इन हिज करियर. नेचुरली जब ये सारी स्किल्स हम इंप्रूव कर लेंगे, लिसनिंग स्किल्स हम इंप्रूव कर लेंगे, एम्पैथेटिक स्किल्स हम अपनी इंप्रूव कर लेंगे, स्किल ऑफ ह्यूमर अपनी इंप्रूव कर लेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव नेचुरली हो जाएगा. और जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो पर्सनल एज वेल एज जो हमारा करियर वाला फील्ड है वहां पे दोनों ही जगह हमें बहुत ज्यादा हेल्प उसकी मिलेगी. सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन ऑन 3 टॉपिक्स दैट आई इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. वन वाज लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, second was empathy, and third was humor in communication. These 3 points, these 3 topics are very important in the sense that आपके, जैसे आपको करियर में हेल्प तो करेंगे ही करेंगे ये सारी चीजें, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होगे तो ये इन टॉपिक से आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. So I hope you have gathered a bit of idea about these 3 topics. If you have any queries, if you have any questions, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए. आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स दैट यू हैव इन योर माइंड. And I wish you all the best for your future. Work very well and score good marks in your exams with all these good wishes. I wish you goodbye and good luck. Take care.